पिछले एक साल से भी ऊपर से कांग्रेस पार्टी लगातार अग्निपथ योजना के खिलाफ आवाज उठाती आई है। हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारे तमाम नेता इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उठाते आए हैं और नौजवानों के साथ खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो न्याय के स्तंभ हैं उनमें से युवा न्याय बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है और उसी कड़ी में राहुल गांधी जी ने अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना के खिलाफ बढ़ चढ़कर बात की। हमारा एक पूरा आंदोलन चल रहा है। जंतर मंतर पे जो बच्चे बैठे हैं, प्रधानमंत्री से तो वो नहीं मिल पाए, लेकिन राहुल जी से वो मिले। उन्होंने अपनी व्यथा उनके सामने व्यक्त की और उनके दर्द को समझते हुए इस मुद्दे को हमने उठाने का निर्णय लिया। आगे इस प्रेस वार्ता की कड़ी में हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री सचिन पायलट जी, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी आपको इस दिशा में हमने और क्या कदम उठाए हैं उस पर चर्चा करेंगे। जवान और किसान दोनों जिस तरह से आज परेशान हैं, एक प्रधानमंत्री थे इस देश में, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे जो जय जवान जय किसान का नारा देते थे, और एक प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसान का भी अपमान किया और जवान का भी अपमान किया। मैं श्री सचिन पायलट जी से पहले आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार आपके सामने रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 14 जून 2022 को ये अग्निपथ योजना की घोषणा करी गई और जैसा कि 10 साल के सरकार के कार्यकाल में बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि कोई संवाद, कोई चर्चा, कोई डिस्कशंस इसको लेकर किए नहीं गए और एक तरफा निर्णय लिया गया कि संपूर्ण जो भर्ती फौज की होगी, डिफेंस फोर्सेस की होगी, उसको अग्निपथ के माध्यम से किया जाएगा। कहा यह गया कि सेना की जो औसत आयु है वो ज़्यादा हो रही है, उसको कम करना है। कहा यह गया कि हम लोगों को अपनी डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना है। लेकिन मोटे तौर पर देखने में आया है कि ये जो योजना का क्रियान्वयन किया गया, ये मूलतः पैसा बचाने के लिए किया गया। डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है और कहा जाता है कि अब कल ये परसों कहा गया कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट से बहुत पैसा कमा रहे हैं। ये भी कहा गया कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अगर हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट को इतनी आमदनी हो रही है और हम लोग इतने सक्षम हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि हमारे जो शौर्यवीर सैनिक हैं उनके जीवन के लिए, उनकी भर्ती के लिए, उनकी नौकरी, पेंशन, परिवार की सुख सुविधाओं के लिए हम लोग संसाधन को जाहिर करें। ये अग्निवीर जो बनने जा रहे हैं, इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, जब ये योजना लॉन्च हुई उसी समय से हम लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि हमें लगा कि ये 4 साल की नौकरी देने के बाद सिर्फ 25% लोगों को स्थायी रूप से फौज में भर्ती किया जाएगा और बाकी 75% लोगों को रिलीज कर दिया जाएगा। अभी कहा जा रहा था कि 10% की पैरामिलिट्री जो है, आर्म्ड फोर्सेस सीएपीएफ हैं, उसमें उनके लिए आरक्षण दिया गया है। लेकिन जो एक्स सर्विसेजमैन के लिए जो ऑलरेडी रिजर्वेशन है, उसमें सिर्फ 2.49% सरकारी पद भरे गए हैं। जो पूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित हैं अब तक, उसमें सिर्फ 2.49% पद भरे गए हैं। फिर कहा गया कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अनाउंस करेंगी कि जो 75% अग्निवीरों को हम छोड़ देंगे वो कहाँ अब्जॉर्ब होंगे। एक आध राज्य ने किया है, बाकी राज्यों ने किया नहीं। बेसिकली जो लोग 4 साल की नौकरी के बाद एक कम उम्र में रिटायर हो जाएंगे, उनके भविष्य का कुछ पता नहीं, उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी, उनको ग्रेच्युटी जो 11 लाख रुपए की दी जा रही है उसका भी जो आधा पैसा है उनकी तनख्वाह से कट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हम लोग अपनी सेना की भर्ती की जो प्रक्रिया है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिसके बारे में आपको दीपेंद्र जी बताएंगे, जो राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा भर्तियां होती हैं, जहां लोग बहुत चाव से, शौक से और एक मातृभूमि की रक्षा करने की भावना से सालों तक प्रशिक्षण करते हैं, तैयारियां करते हैं और एक गांव में माहौल होता है कि हम फौज की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लगभग 2.25 लाख लोग हैं जिनको आपने भर्ती दी लेकिन ज्वाइन नहीं कराया,
उन्होंने बहुत लंबे समय से वो धरना देने अपनी मांग को रख रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर ये भारत सरकार G20 पे 4,100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, प्रधानमंत्री के हवाई जहाज के लिए 8,400 करोड़ खर्च कर सकती है, सेंट्रल विस्तार प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ खर्च कर सकती है, और इस वर्ष सरकारी इश्तिहारों के लिए 6,500 करोड़ खर्च कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि हम लोग सिर्फ पैसा बचाने के लिए अपनी भर्ती की पूरी प्रक्रिया से खिलवाड़ करें, ये भविष्य के लिए, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे भारत की इंटेग्रिटी सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बन सकता है। तो हम तो आग्रह करेंगे कि लोगों को नौकरी दी जाए जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास करी थी, लेकिन अग्निवीर के माध्यम से, अग्निपथ योजना के माध्यम से जो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, देखिए भारत की जो सेना है उसके शौर्य को, उसके पराक्रम को, उसकी मेहनत और जाबाजी जो हमारे सैनिकों के पास है, उसका कोई सानी नहीं है। वी आर वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइटिंग फोर्सेज इन द वर्ल्ड. Our armies and our defense forces are second to none. But their valor, their strength, and their dedication to the nation should be regarded and respected for future generations. And we all feel that by compromising on the process of recruitment of the armed forces, it may not argue well for our future. And for the families of those people who have willingly dedicated their lives to the service of the nation. तो मुझे लगता है कि ये सरकार ने बहुत जल्दबाजी में किया है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। और अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है जिसके बारे में आपको अभी बताया जाएगा। लेकिन हमें मानते हैं कि जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस सरकार ने डील किया है, और खुद जो सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, उन कई लोगों ने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर करी है। तो कांग्रेस पार्टी उन नौजवानों के साथ है जो भविष्य में सेना के अंदर अपना भविष्य देखते हैं, उन सब लोगों के साथ हैं जो हमारी वर्दी पहनकर सरहदों पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। लेकिन भारत सरकार को इस प्रकार की स्कीम नहीं लानी चाहिए थी, हम इसके विरोध में हैं। और सबसे पहले हमारी मांग ये रहेगी कि जिन लगभग 2.25 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास करी थी, उनको सरकार ने अभी तक ज्वाइन नहीं कराया है। लेटर के बारे में आपको अभी दीपेंद्र जी और पवन जी बताएंगे। जैसा कि अभी आपको हमारे साथी सचिन जी ने बताया, अग्निपथ योजना के बारे में हमारी क्या कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहा है। शुरू से हमारी मांग रही है कि इसको वापस लिया जाए और पक्की भर्ती शुरू की जाए। और दूसरा, कोविड के दौरान और उससे पहले कई भर्तियां ऐसी थी जो पूरी हो चुकी थी, पूर्ण फौज की भर्तियां। 1.5 लाख नौजवानों को फौज में भर्ती किया गया था, उनका फिजिकल, सारी वेरिफिकेशन टेस्ट सब कुछ पूरा हो चुका था, ज्वाइनिंग शेष बाकी थी। लेकिन जब ये अग्निपथ योजना आई तो वो 1.5 लाख जो पक्की भर्ती में सरकार द्वारा चयनित नौजवान थे, उनकी ज्वाइनिंग पे प्रश्न चिन्ह लग गया। आज तक वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जंतर मंतर पे धरना बहुत लंबे समय से चल रहा है, मैं स्वयं कई बार उस धरने में गया हूँ। 1.5 लाख ऐसे बच्चे हैं। ये हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी से मिले और राहुल गांधी जी ने तुरंत इनकी बात को अच्छी तरीके से उठाने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी तभी से हम इनकी बात को देश की सरकार के सामने हम लोग रख रहे हैं। आज जैसा कि अभी बताया था सचिन जी ने, ये लेटर हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये लेटर राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, और उनसे ये आग्रह कि इन 1.5 लाख चयनित फौजियों को, आपकी सरकार और आपकी फौज द्वारा चयनित फौजियों को ज्वाइनिंग मिले। और हम इनके संघर्ष में इनके साथ हैं, और जब तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी ये लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर हम सरकार से सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये योजना लाई जाए, ये किसकी मांग थी? आखिर किसकी मांग पे अग्निपथ योजना आई? ये निश्चित तौर से देश की फौज की मांग नहीं हो सकती।
क्योंकि ये देश की फौज, देश का एकमात्र ऐसा संस्थान जिस पे हर देशवासी को गर्व है। देश के गौरवमय इतिहास में पार्टियां सरकारों में अंदर बाहर होती हैं, सत्ता में कोई रहता है कोई नहीं रहता, लेकिन देश की फौज एक ऐसी हमारी जिसने हमेशा देश के तिरंगा को ऊपर रखने का काम किया। चाहे वो 1971 की पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, लेकिन हमारी देश की फौज, भारतवर्ष की जीत हुई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। और चाहे वो करगिल का युद्ध हो जिसमें पाकिस्तान के शीश को झुकाने का हमने काम किया हो, चाहे उस समय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी हो, सरकार में कौन सी पार्टी रहती है उसके से ऊपर ये फौज थी। ये राजनीतिक बातों से ऊपर हमारी देश की फौज हमेशा रही है और देश को हमेशा अपनी फौज पे गौरव रहा है। और देश तो फौज में बदलाव की जरूरत क्यों आई, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। ना तो देश के नौजवान ने मांग करी, वो देश का नौजवान जो सुबह 4-5 बजे उठकर अपने खेत से निकलता है, स्टेडियम में खेत में दंड बैठक करके रेस लगाता है, तैयारी करता है, देशभक्ति का भाव जिसके दिल में कूट कूट के भरा है, ना तो उस नौजवान ने मांग करी, ना देश की फौज की तरफ से कोई मांग उठी। तो देश के हमारे जनरल, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे जी ने कहा कि ये एकदम से आश्चर्यचकित करने वाला फैसला था। ना किसी राजनीतिक दल ने यह मांग करी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ना घोषणा पत्र में था किसी राजनीतिक दल के, ना इतने वर्षों में मांग आई कि देश की फौज की चयन प्रक्रिया बदली जाए। जिस फौज पे हमें गर्व था, जिस फौज ने बार बार दुश्मन को का शीश झुकाने का काम किया था, हमेशा हमारे झंडे तिरंगे को ऊंचा रखने का काम किया था, उसकी भर्ती प्रक्रिया बदली जाए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, ये ऐसा फैसला आपने क्यों लिया और इस फैसले के अब दुष्परिणाम देश के सामने आने लगे। पहला दुष्परिणाम, जैसा कि हमने आपत्ति इस पे करी कि 4 साल के बाद बिना पेंशन घर वापस आ जाएगा, तो कहां जाएगा? जिस पर कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया कि ऐसे नौजवानों को भाजपा कार्यालय के द्वार पे चौकीदार की हम नौकरी देंगे। मैं बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों को, ये देशभक्ति का भाव, आप देश की फौज पे राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन देश की फौज में जो नौजवान जाता है जिस देशभक्ति के भाव से, वो आपके कार्यालय के बाहर 4 साल के बाद आकर चौकीदार के भाव बनने के भाव से नहीं वो जाता, वो देश के लिए सर्वोच्च निछावर करने की बात का अपने मन में सोच के जाता है। हमने कहा कि 4 साल बाद क्या होगा, और दुष्परिणाम सामने आए। ये पहले पता था कि बिना पेंशन के वापस आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने रेवाड़ी में, हरियाणा में आकर 2014 का अपना चुनाव प्रचार का अभियान शुरू किया था और कहा था 1 रैंक 1 पेंशन हम देंगे, नो रैंक नो पेंशन, बिना पेंशन के वापस आ गया। लेकिन उसके साथ साथ दुष्परिणाम, अभी शहीद में फर्क नहीं किया जाता, दुश्मन की गोली में फर्क नहीं किया जाता, और जो जवान अपनी छाती अड़ाए दुश्मन की गोली में के आगे, उसकी छाती में फर्क नहीं हो सकता। लेकिन इनने कर दिया। अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी जो शहीद होगा अग्निवीर, ग्रेजुएटी नहीं, मेडिकल जो है मेडिकल फैसिलिटीज पे आश्रित पत्नी बच्चे माता पिता को नहीं मिलेगी, कैंटीन फैसिलिटी नहीं मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, पेंशन नहीं मिलेगी, कैंटीन फैसिलिटी नहीं मिलेगी, पूर्व सैनिक का दर्जा पूर्णतः नहीं मिलेगा, और इस सर्विस के दौरान डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेगा, केवल लमसम तनख्वाह मिलेगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल। लमसम तनख्वाह का मतलब यह है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्चुअल फौज की मांग कहां से आई, हमारा मानना है ये हमारी मांग है, सरकार जवाब दे। उसके बाद एक और इसमें एक पहलू, देश की फौज को, जो सशक्त हमारी फौज थी, उसमें कैसे क्या असर होगा दूरगामी इसका, उसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है। जहां 60 से 65 हजार की भर्ती हर साल होती थी, वहां 45 हजार अग्निवीर लिए गए पिछले वर्ष। इस अगर भर्ती की रफ्तार को इसी रेट से आगे बढ़ाया जाएगा तो 14 लाख की हमारी फौज घटकर 8 लाख की फौज हो जाएगी 10 वर्ष के अंदर।
तो देश की फौज पे दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। और जो भर्ती किए जा रहे हैं नौजवान, उनका क्या मनोबल रहेगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बहुत से जो ट्रेनी थे अग्निवीर, वो ट्रेनिंग छोड़ के वापस आ गए। तो फौज का क्या मनोबल रहेगा, उसका दूरगामी प्रभाव देश की फौज पे, देश की सीमा सुरक्षा पे क्या असर पड़ेगा, इस बात को लेकर हमारे को चिंता है। और बहुत से ऐसे प्रदेश जैसे हरियाणा प्रदेश, हमारे प्रदेश में नौजवानों के दिलों में जज्बा, देशभक्ति का जज्बा, देश के लिए सर्वोच्च निछावर करने का जज्बा, सुबह उठ के कड़ी परिश्रम, मेहनत, प्रैक्टिस, दंड बैठक, रेस, अपने गांव में, अपने शहर कस्बे में जो नौजवान लगाता था कि देश के तिरंगे में लिपट के अगर मेरा शरीर कभी शहीद होकर अगर वापस आए तो वो मेरे लिए गौरव का विषय होगा। उस देश में, उस प्रदेश हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां हर साल आजादी के बाद से 2019 तक 5,500 की हमारी पक्की भर्ती होती थी, आज वो पिछले वर्ष केवल 964 अग्निवीर लिए गए, जिसमें से 722 वापस आ जाएंगे, केवल 210 के करीब पक्के किए जाएंगे। कहां 5,500 की पक्की भर्ती हरियाणा जैसे प्रदेश में, और कहां केवल 210 की पक्की भर्ती प्रति वर्ष। ये कितना, मैं समझता हूं कि जहां हमारा नौजवान देश की सीमाओं पे जाकर अपनी जान हथेली पे रख के देश की सुरक्षा करता था, आज वो डंकी के रास्ते दूसरे देशों की सीमाओं पे गैर कानूनी इलीगल इमिग्रेशन के माध्यम से उन सीमाओं के अंदर जाकर वहां पे मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहा है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई हरियाणा में, कहीं अपराध की बात आ रही है, तो स्थिति है। तो आज नौजवान की रुचि कम हुई, कोचिंग सेंटर बंद हो गए। हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे प्रदेशों में कोचिंग सेंटर जो फौज के होते थे, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर बंद हो गए। तो रुचि कम हुई नौजवान की, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो भेद किया जा रहा है अग्निवीरों में और जो पक्की भर्ती किए गए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? फौज की जो कमी आई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देश की रक्षा सुरक्षा के लिए ये जो बात हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं समझता हूं कि फौज पे राजनीति कर आप राष्ट्र की बात नहीं कर सकते, राष्ट्रहित की बात नहीं कर सकते। फौज को अगर कोई फैसला आपका फौज को कमजोर करने का काम करता है, तो आप राष्ट्रभक्त या देशभक्त होने की अपनी बात नहीं कह सकते। और इसीलिए हमारी मांग है, अग्निपथ योजना वापस ली जाए, पक्की भर्ती दोबारा से शुरू की जाए, और इन 1.5 लाख जो भर्ती के तहत नौजवान भर्ती किए गए थे भारतीय सेना द्वारा, जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, इनको तुरंत ज्वाइनिंग मिले। इन दोनों मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी संघर्षरत है। हमने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जय जवान अभियान, कांग्रेस पार्टी ने उसका बिगुल फूंका है, जिसकी गूंज देश के कोने कोने में सुनाई दे रही है, आने वाले समय में और सुनाई देगी। और इस संघर्ष के रास्ते पे हम रहेंगे, और यदि कांग्रेस पार्टी को अवसर मिलेगा देश में, तो हम ये पक्की भर्ती दोबारा शुरू कराएंगे, देश की फौज पे जो गौरव था उसको दोबारा बनाएंगे, और इन 1.5 लाख नौजवानों को भी नियुक्ति फौज में दिलाएंगे। तो आपने सुना कि कैसे जवान और किसान दोनों के साथ जो शोषण दोनों का हो रहा है, इन्हीं किसानों के परिवारों के बच्चे हमारी फौज में जवान बनते हैं, और दोनों की जो स्थिति है आपको जंतर मंतर पे भी दिख रही है, सड़कों पर दिख रही है, दिल्ली की सीमाओं पर दिख रही है। इसी कड़ी में युवा न्याय के लिए जो कदम राहुल जी ने उठाया, खड़गे साहब ने उठाया, वो अभी हमने आपके साथ साझा किया। आपके सवाल। जब ये स्कीम लॉन्च की थी, उस समय हम लोगों ने इसका पूरा विरोध किया था, और मैंने समझता हूँ कि हम लोगों को अगर कहीं खर्चे में कटौती करनी है या कुछ और सेविंग्स करनी है, तो ये माध्यम होना चाहिए। हमें लगता है कि अग्निवीर, जो जैसा दीपेंद्र जी ने कहा, अग्निपथ जो योजना है, हम नहीं समझते हैं कि ये एक सकारात्मक कदम है,
और इसको रोल बैक कर कर हम जो पक्की भर्तियां होती थी फौज के अंदर उसको दोबारा चालू करने की बात रखेंगे। और मैं समझता हूं इस बात को हम अपने मैनिफेस्टो में भी पूर्ण तरह स्पष्ट तरीके से रखेंगे। सरकार की ओर से कहा जाता है कि एमएसपी देंगे किसानों को तो आर्थिक जो चीजें हैं वो बिगड़ जाएंगी। अग्निवीर योजना लाई गई है, अग्निपथ योजना, उसमें भी उनको लगता है कि आर्थिक तौर पर दिक्कतें हैं। तो क्या वो आर्थिक मकड़जाल आप लोग सुलझा लेंगे? और ये दोनों चीजें ये आर्थिक मकड़जाल बनाया गया है ना, ये पहले तो था नहीं। और आर्थिक मकड़जाल से निकलने के लिए आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारे देश की अखंडता सुरक्षा के लिए जो सेना हमारी है और जो बहुत बेहतर काम कर रही थी उसको मॉडर्नाइज करना है, उसकी एवरेज आयु कम करनी है, उसके और बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि इसको इस प्रकार से करना चाहिए था, क्योंकि इससे पूरी रिक्रूटमेंट पार्शियल रिक्रूटमेंट होता, कुछ समय के लिए होता, लेकिन सारी रिक्रूटमेंट बंद करने के बाद और आप ये बोल रहे हैं कि अग्निवीर बनने के लिए लाखों लोग लाइन लगा रहे हैं। अरे कोविड टाइम भर्ती हुई नहीं बिल्कुल, और इस देश में जो इतनी रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट है उसको लेकर नौजवान क्या करें, विकल्प क्या उनके पास? लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपने कहा 1 रैंक 1 पेंशन, उसको पूरा नहीं किया। अब चर्चा कर रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, और 2 तरह की भर्ती आप हो जाएगी, एग्जिस्टिंग होंगे पक्की भर्ती वाले और अग्निवीर होंगे। उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग भी है, 6 महीने की छुट्टी भी है, 4 साल का कार्यकाल है। तो उसमें क्या एक जो फौज की एक भावना होती है, क्या कहीं ना कहीं हम इस पूरी योजना से उससे खिलवाड़ तो नहीं होगा? ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि सरहद पर जो खड़े होते हैं, एक आर्मी की यूनिट होती है, फौज में एक अपनापन होता है, उसमें उसके साथ खिलवाड़ ना हो जाए, ये चिंता हम लोगों को है। इसलिए आर्थिक लिमिटेशंस को देखकर हम काम करें। और आप कह रहे हैं 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन रही है, हम वी आर नाउ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी आर द टॉप 25 आर्म एक्सपोर्टर। अगर आप इतना आमदनी कमा रहे हैं रक्षा मंत्रालय से, तो पहली प्राथमिकता हमारी मैन पावर की है, उसको सुदृढ़ करने के लिए, बेहतर वेपनाइज करने के लिए, बेहतर ट्रेनिंग करने के लिए, औसत आयु बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन जिस प्रकार एकदम से किया गया और संपूर्ण भर्ती को किया गया, उसके हम लोग विरोध में हैं। मुझे लगता है पूरा रोल बैक करना पड़ेगा सरकार को। एमएसपी पे तो पहली जो गारंटी हम लोगों ने दी है, खड़गे साहब, राहुल जी ने छत्तीसगढ़ में, हमने कहा हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग वो काम करेंगे जो इस सरकार ने नहीं किया। जब 3 काले कानून कृषि के वापस लिए थे, उस समय सरकार ने कहा था कि एमएसपी को लेकर हम लीगल गारंटी लेकर आएंगे। जब वादा खिलाफी हुई तब किसानों ने कहा अब चुनाव सर पर हैं, कृपया उसको पूरा करिए। और फिर जो हाल आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, टीयर गैस डाली जा रही है, लोग किसानों के साथ उन पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनके साथ बल प्रयोग किया जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है अन्नदाताओं की। तो ये सरकार वादा पूरा करने में विश्वास रखती नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोग, जैसा हमने गारंटी दी है कि सरकार बनने के बाद हम एमएसपी को लीगल फ्रेमवर्क में लेकर आएंगे, ये हमारा एक संकल्प है, हमारी गारंटी है हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसीलिए मुझे लगता है कि इन्होंने जो ओआरओपी का वादा किया उसको पूरा नहीं किया, बल्कि वादा खिलाफी किया भविष्य की पीढ़ियों के साथ जो फौज में अपना हिस्सादारी करना चाहती थी। तो हम लोग एमएसपी पे हमारा जो घोषणा है हमारी, वो पहली थी मेरे ख्याल जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से गारंटी है। और वो वाली गारंटी नहीं है ये जुमले वाली गारंटी, ये पक्की गारंटी है। Our aim is not to say, all I am saying is that there was no demand for having such a scheme. In the long term, this scheme will not benefit anybody except save some money for the government of India. We feel in the Congress party that we should go back to the old recruiting system. If some changes are to be made to weaponize, modernize, reduce average age of the recruits, that's very much possible with the current setup. But to completely eradicate the old system of recruitment, like Dipender ji was saying, जहाँ 5,000 लोग फौज में जाते थे हरियाणा से, अब हमारा टोटल 250-300 लोग पहुंचेंगे, तो it is closing avenues of employment. One, second, it is creating two systems of individuals in the armed forces, which is not a good idea. I think it is being done in a very ad hoc fashion without much thought given to the future prospects of how the army will function. We believe that the old system was much better. Therefore, we in the Congress party believe that the Agnipath program is not a positive development, and we will certainly go back to the old form of recruitment for the armed forces when people vote us back. 2 लाख छात्र हैं जिन्होंने पास किया है, सरकार ने तो साफ से मना कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले मना करते थे कि उसकी बहाली नहीं होगी, जो भी बहाली हुई अग्निपथ स्कीम के तहत हुई। तो क्या उनको आप लोग आश्वासन देंगे कि आपकी सरकार आती है? बोला ना दीपेंद्र जी ने 100%।
तो बोल दिया। बोल तो दिया ही था। देखिए, डिफेंस के ऊपर हमेशा भारत की जो भी सरकारें आई हैं उन्होंने हमेशा उसमें इजाफा ही किया है, कोई कमी नहीं करी है। और मुझे लगता है कि देश की पहली प्राथमिकता हमारी डिफेंस का होना चाहिए, क्योंकि बजट का बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं आती है। लेकिन अब देखो, जैसे जो पहले तनख्वाह थी लगभग 60,000 रुपये की थी, अब अग्निवीर जो होगा उसको मिलेंगे 45,000 रुपये, तो वो कटौती की है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये कटौती जो हम कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। डिफेंस का अगर बजट हमें और बढ़ाना भी पड़े तो हर सरकार बढ़ाती है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग अगर भविष्य के जो रिक्रूटमेंट्स होंगे अगर सारी इस प्रकार होंगी तो उसमें एक तरह से भेदभाव हो जाता है, और फिर 4 साल के बाद जो नौकरी करके बाहर आएगा नौजवान, उसके लिए जो भविष्य की एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत क्वेश्चनेबल हो जाती है। अभी कहा कि 10% जो CAPF है उसमें रिजर्वेशंस की जाएंगी, वो गवर्नमेंट ऑर्डर है, उसकी कोई स्टैट्यूटरी कोई लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं है, वो कल रिवर्स कर सकते हैं उसको। और फिर कहा अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट स्टेट पुलिस में रिक्रूटमेंट देंगी, कितनी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐसा अनाउंस किया है। और जो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशंस थी उसमें से 2.5% वैकेंसी भरी गई हैं। तो इतिहास गवाह है कि जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको उनका ड्यू नहीं मिलता। और अब आप हर 4 साल में एक बहुत लंबी लिस्ट बना रहे हैं एक्स सर्विसमैन की। और आर्मी के अंदर भी मुझे लगता है कि जो पहला प्रोसेस रिक्रूटमेंट का चलता था उससे आपत्ति किसी को नहीं थी, एक बहुत अच्छी हमारी वी आर वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। तो उसके साथ इतना टिंकरिंग करना और मूलभूत परिवर्तन करके पूरी रिक्रूटमेंट बदल देना उसके खिलाफ है। इसलिए अग्निवीर को रोल बैक करना चाहिए, अग्निपथ योजना को। देखिए जहाँ तक जब 10 वर्ष का यूपीए का कार्यकाल था उसमें कितनी एमएसपी पे वृद्धि हुई और भाजपा में कितनी वृद्धि हुई, इसकी विस्तृत जानकारी बार बार मैंने सदन में भी दी और आपको भी दी है। लगभग एमएसपी गेहूं, धान, तिलहन, अलग अलग तरह की पल्सेस, अगर आप एवरेज औसतन देखें तो यूपीए कार्यकाल में लगभग 100% उसमें वृद्धि हुई एमएसपी में। और अभी की आप देखें इन 10 वर्ष में तो 30 से 40% वृद्धि हुई। किसान की आमदनी दुगने की बात थी, किसान की एमएसपी को बढ़ाने का दर आधे से भी कम करने का कोई इस सरकार का किसानों को कोई बात नहीं कही गई थी। किसानों के साथ धोखा हुआ है, एमएसपी उस रफ्तार से बढ़ाई नहीं गई, ना जो है किसान की आमदनी दुगनी हुई, किसान पे कर्ज दुगना हुआ। 9 लाख करोड़ से बढ़कर 23.8 लाख करोड़ का कर्जा देश के किसान पे इस सरकार के कार्यकाल में जो आज कर्ज के बोझ के तले किसान दबा है। और ना ही कोई कर्ज माफ़ी हुई, जो जैसे हमारे समय कर्ज माफ़ी हुई थी यूपीए सरकार के समय में, तो ना तो कोई व्यापक कर्ज माफ़ी का कोई योजना सरकार लेके आई, ना उस रूप से एमएसपी को बढ़ाकर किसान को देने का काम किया। तो किसानों की ये जो मांग है एमएसपी को लेके जायज़ मांग है। हम सरकार से कहना चाहते हैं बार बार, किसानों के साथ आप ही ने वायदा किया था किसान आंदोलन में, सरकार बैठे किसान के साथ और बातचीत के माध्यम से तुरंत देश के किसान को एमएसपी पे जो आपके द्वारा की गई एक वायदा था कि उस पर कानून बनेगा, उस वायदे को सरकार बातचीत के माध्यम से पूरा करे और इसका समाधान करे। देखिए, सबसे पहले तो मैं नफे सिंह राठी जी को श्रद्धांजलि देता हूं। और ये आज पूरा हरियाणा और हमारा इलाका शोकगुल है। ईश्वर उस परिवार को शक्ति दे इस दुख को सहन करने की, और अपने चरणों में नफे सिंह जी की आत्मा को स्थान दे। हरियाणा प्रदेश में हर रोज़ हत्या, फायरिंग, फिरौती, अपहरण, रेप के मामले जिस तरह से आ रहे हैं,
जो प्रदेश हमारे समय में कांग्रेस पार्टी की पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार के समय में विकास के प्रदेश के रूप में जाना जाता था, आज वो प्रदेश अपराध प्रदेश के रूप में उस प्रदेश की पहचान बन रही है देश में। जो भी आंकड़े भारत सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, उनके अनुसार हरियाणा हर प्रकार के अपराध में, देश में अपराध दर में हरियाणा सबसे आगे है। एनसीआरबी गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह जी के महकमे द्वारा, मोदी सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार हरियाणा रेप में देश में नंबर 1 है। हरियाणा क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में, किडनैपिंग में, अपहरण में, डकैती में, डकैती का दर हरियाणा में देश में नंबर 1, किडनैपिंग का दर नंबर 1, और मर्डर में देश में नंबर 2, मर्डर रेट हरियाणा में नंबर 2। और यही नहीं, खुद प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचांक एसपीआई रिपोर्ट में हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य बताया गया है। और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, जिस राज्य को मोदी सरकार देश में सबसे असुरक्षित राज्य करार दे, उस राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर बयान दे रहे हैं, जब नूह में परिस्थिति तनाव आया तो उसके बाद उनका बयान आपने देखा होगा कि राज्य के हर नागरिक को सुरक्षा देना किसी भी प्रदेश सरकार के लिए संभव नहीं है। अगर मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का यह बयान दें, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की राज्य के हर नागरिक को सुरक्षा देना संभव नहीं है किसी प्रदेश सरकार के लिए, तो नागरिक कहां जाए? जब एक प्रमुख पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक, उनको सरेआम यूं गोलियों से भूना जाएगा, तो आम नागरिक जिनसे फिरौतियां मांगी जा रही हैं, जिनके बच्चे किडनैप किए जा रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते के अंदर या पिछले 2 हफ्ते के अंदर खरखौदा में क्या हुआ, सांपला में क्या हुआ, बहादुरगढ़ में फायरिंग क्यों हुई, तोशाम में एक व्यापारी के बच्चे को अपहरण क्यों किया गया। मैं एक जगह गया, इनमें से बहुत जगह, लेकिन सरकार से हम जंगल राज का जब सवाल पूछते, सरकार के पास कोई जवाब नहीं। आज दुख की बात है, आपको याद होगा जब हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार आई थी कांग्रेस पार्टी की, तो पहला टारगेट हरियाणा के से बदमाश और गैंगस्टरों का सफाया करना था। और 10 वर्ष के हमारे कार्यकाल में कोई अपराध की कोई बड़ी घटना ऐसी जैसी आज एक के बाद एक हरियाणा में हो रही है। दोबारा से 2004 से पहले वाला जो हरियाणा में चौटाला सरकार के समय का जंगल राज था, आज हरियाणा में उस प्रकार की परिस्थिति दोबारा से बनी है। और इस मामले में मैं कहना चाहता हूं, इस मामले में तो यह बात आई है सामने कि उन्होंने बार बार सरकार से अपील करी थी, लिखित रूप से सरकार को दिया था कि उनकी जान को खतरा है। वो बार बार जो है सरकार के अलग अलग नुमाइंदों से, मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे और कहा गया था कि हमें इस तरह की धमकियां मिल रही है, इस तरह खतरा है और सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। और इसी बहादुरगढ़ में 1 हफ्ते पहले दुकानों में घुस के फायरिंग करी अंडर एज शूटर्स ने। मैं गया एक दुकान में, मैं जाके आया था, मगर सरकार को कोई परवाह नहीं है। और अंडर एज शूटर, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज एक तरफ आप पक्की भर्ती बंद आपने कर दी, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, और अंडर एज शूटर सबसे ज्यादा देश में आज हरियाणा से आ रहे हैं। पीछे पंजाब में भी एक कुख्यात इस प्रकार का मामला आया था, वहां भी हरियाणा के शूटर दिखाई दे रहे थे। तो ये स्थिति आज आ गई हरियाणा में। आज ये सरकार पूर्णतः विफल साबित हुई है। इसकी पूरी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी लें। 10 साल की सरकार के बाद हरियाणा में इस तरह का जंगल राज क्यों स्थापित हुआ? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों हुई? देश में सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में क्यों हुआ 10 साल की इस सरकार के बाद? और उसकी जिम्मेदारी किसकी है? लगातार केवल अपराध ही नहीं,
हरियाणा में लगातार बहुत से बार कानून व्यवस्था की व्यापक विफलता हुई। आपने देखा, नूह का उदाहरण अभी ताजा है, इनके सबके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? आज हरियाणा के लोगों में रोष है, हरियाणा के लोगों में गुस्सा है, और सरकार से हम लोग जवाब मांग रहे हैं और जवाब लेके रहेंगे। देखिए, ये अभी जांच का विषय है कि कौन इसमें शामिल हैं, और ये राजनीतिक साजिश है या क्या है, ये जांच का विषय है। इसीलिए जब तक पूरी जांच सामने नहीं आएगी, इस पे अभी मैं कोई और टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो भी बातें आ रही हैं, एक बहुत गंभीर, पूर्णतः हरियाणा के अंदर क्यों गैंगस्टर एक्टिव हो गए। आज एक एक शहर का मैंने नाम लिया, मैं एक एक दुकान का नाम लेना चाहता हूं। मातूराम हलवाई के से गोहाना के अंदर फिरौती क्यों मांगी गई? सापला के अंदर क्यों गोलियां चलाई गई? बहादुरगढ़ के अंदर पिछले हफ्ते 2 दुकानदारों पे फायरिंग होकर, जब मैं गया इन दुकानों में, सापला उड़ा साहब गए तो शाम में एक व्यापारी के बच्चे को अपहरण करके कैसे फिरौती करी गई। खरखौदा के अंदर गंभीर हत्या का मामले क्यों सामने आए? तो ये मैं पिछले 15 दिन की बता रहा हूं, और पूरे साल की तो आपको मोदी सरकार बता रही है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो सामाजिक प्रगति सूचांक जारी किया गया, उसमें हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश है, जिसमें नागरिक सुरक्षा के मामले में सरकार को 100 में से 33 अंक मिले। प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं और गृह मंत्री जी ये बता रहे हैं कि अपहरण दर देश में सबसे ज्यादा है, डकैती दर देश में सबसे ज्यादा है, बलात्कार दर देश में सबसे ज्यादा है, और हत्या दर देश में दूसरे नंबर पर हरियाणा के अंदर है। यूपी के मुकाबले हरियाणा में 2.5 गुना अपराध आज भारत सरकार के आंकड़े क्यों दर्शा रहे हैं? जहां पूरा निवेश एक समय गुड़गांव, फरीदाबाद और हरियाणा के अंदर होता था, आज वहां नोएडा की तरफ जो फैक्ट्रियां जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? तो ये मैं समझता हूं कि ये जो है मामला बहुत अत्यंत गंभीर है। आज सदन भी है, आज विधानसभा भी है, कांग्रेस के सारे विधायक वहां सरकार से जवाब लेने का काम करेंगे। अभी हमारा पूरा इलाका शोकुल है, मैं यहां से स्वयं जा रहा हूं बहादुरगढ़, और जो है अंतिम संस्कार में हम लोग पहुंचेंगे और सरकार से इसका जवाब लेंगे। देखिए, अभी जो प्रेस वार्ता थी, ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर है। जो नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसान पुत्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस पर प्रेस वार्ता थी। हमारी जो मांग, जो आज खड़गे साहब ने राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखकर दोहराई है कि इन 1.5 लाख बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ, उसको निरस्त करें, उस खिलवाड़ को, और इन्हें तुरंत बहाल करें। नंबर 2, अग्निपथ जो स्कीम है उसको वापस लिया जाए। यह स्कीम, यह योजना नौजवानों का भविष्य तो बर्बाद कर ही रही है, हमारी सुरक्षा के साथ भी बहुत भारी खिलवाड़ कर रही है। बस इसके बाद अब ये प्रेस वार्ता यहीं समाप्त हुई।